लोगों को खाना खाना है, लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को पढ़ाई चाहिए, न कि ये सब बेफजूल की बातें। आपको घबराने की क्या जरूरत है? हमारे पास संविधान है, भौंकने दीजिए कुत्तों को जितना भौंकते हैं। आप तो जो बच्चियां हिजाब 10 बच्चियां पहन रही थी, मैं तो कहूँगा 20 बच्चियां पहने हिजाब। तो पैनल डिस्कशन हो रहे हैं, मोदी मीडिया ने इसको हाथों हाथ लिया, दिन रात वो हिजाब पे चर्चा कर रहे हैं, हिजाब पे चर्चा कर रहे हैं। वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। इसी तौर पे सियासत की जा रही है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, और ये सारी हरकत कराने के पीछे भी बीजेपी का हाथ है। ये पब्लिक को समझना पड़ेगा, आवाम को समझना पड़ेगा। इस वीडियो को बनाने वाला वो लड़का, वो आदमी कौन था जिसने उसको वायरल करवाया? जाहिर बात है बच्ची के साथ तो था नहीं, वो इन्हीं लोगों के साथ था, वो गेरुआ वस्त्र वालों के साथ था। वो डाला गया ताकि मुसलमान होश में आ जाए, मुसलमान जो है सड़कों पे निकल पड़े। नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से नहीं है, इनको प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से है। अगर दाढ़ी वाला एयरपोर्ट जाता तो उसको रोक लेंगे पहले, अगर हिजाब वाली कोई जाती है तो उसको रोक लेंगे पहले। क्यों उनको डर है कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, ये हमारे लिए खतरा है। हमारे मुल्क में संविधान है, संविधान हमको पूरी इजाज़त देता है। अगर आपको हिजाब पहनने की इजाज़त कौन दे रहा है? रिलीजन प्रैक्टिस करने की, प्रोपेगेट करने की इजाज़त कौन दे रहा है? आप प्रचार भी कीजिए, प्रसार भी कीजिए, आप अपनी दीन की तबलीग भी कीजिए, हमारा संविधान जो है इसकी इजाज़त देता है। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम के साथ जुड़ गए हैं जनाब अनवर हुसैन पासा साहब, जो कि टीएमसी के स्टेट माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए मुल्क के मौजूदा हालात और इन दिनों जो बंगाल में इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, इस सिलसिले में अनवर हुसैन पासा साहब से कुछ बातें करेंगे। पासा साहब, 2021 टीएमसी की 214 सीट्स असेंबली में, कारपोरेशन में 134 सीट, और इन दिनों जो मुंसिपल का चुनाव चल रहा है, इसमें विधान नगर, चंदन नगर, सिल्लीगुड़ी, आसनसोल में विक्ट्री, क्या कहना चाहेंगे आप? ये साबित करता है कि बंगाल के लोग डेवलपमेंट को सामने रखकर वोट करते हैं, क्योंकि हमारी नेत्री जो हैं ममता बनर्जी, उन्होंने सबसे पहले जो आवाज़ लगाई है वो डेवलपमेंट पे लगाई है कि हम अपने सूबे को बड़ा खूबसूरत बनाना चाहते हैं और इसके लिए आप हमारा साथ दें। तो बंगाल की जनता निकल कर आई है और उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर दीदी को वोट किया है। इसीलिए जो अब नताइज देख रहे हैं और अच्छे से अच्छे होते चले जा रहे हैं। अभी भी जो कॉरपोरेशन इलेक्शन, अभी आसनसोल के कॉरपोरेशन इलेक्शन ख़त्म हुए, वहाँ पर भी हमें जो है 106 में से 91 सीट्स जो है टीएमसी के फेवर में आई है, और भी जो कम रह गया किसी में 5 वोट 7 वोट ऐसे जो है कमी रह गई। तो ये साबित ये कर रहा है कि लोग पसंद कर रहे हैं दीदी के काम को, दीदी के काम करने के तरीक़े को। और दूसरी बात, हम अपनी बात ये कहेंगे, हम बड़ी उम्मीद के साथ ऐसी शख्सियत को दिल्ली की गद्दी में देखना चाहते हैं जो सेकुलर हों, सबकी भलाई सोचती हों, इस मुल्क को आगे लेके जाने का सोचती हों। उसके लिए दीदी के अलावा दूसरा कोई नाम हमारे जहन में आता नहीं। तो हम दीदी से चाहते हैं कि दीदी जो है पीएम बने, उसकी जद्दोजहद कोशिशें हैं और बंगाल की आवाम भी यही चाहती है, इसीलिए बार बार जो है रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। एक चीज़ ये देखा गया है पासा साहब के, जिस तरह से आप टीएमसी के माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी हैं और स्टेट के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि माइनॉरिटी सेल को देखना आपका काम होता है, तो जिस तरह से आप आसनसोल में 24/7 रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में स्टेट बंगाल के रहे हैं, तो किस तरह से आप ज़मीनी सतह पर काम किए हैं सर आप सीएम ममता बनर्जी के काम को देखते हुए? हमने जाके याद दहानी कराई है लोगों को इलेक्शन के दौरान, बस यही होता है, लोगों की याद दहानी कराई है कि किस तरीके से ममता बनर्जी की पॉलिसीज़ आ रही हैं और उनकी जो इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं जिसमें लोग जो है उसका फ़ायदा ले रहे हैं। आज देखिए ना, इसको दूसरी जगह कॉपी किया जा रहा है, दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर इसको ले रहे हैं, क्योंकि दीदी ने इतने बेहतरीन तरीके से पॉलिसीज़ लाई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। द्वारे सरकार, यानी द्वारे पर पहुँच रही है सरकार। आपकी क्या प्रॉब्लम है आप बताइए, स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम है बताइए, बच्ची जो है वो शादीशुदा, शादी के लायक है, उसके लिए सरकार खर्चा उठाने को तैयार है। बच्चा अगर कॉलेज पढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत सी स्कीम्स जो है दीदी जो लेकर आई है, 75 स्कीमें चल रही हैं।
तो ये सारे के सारे सिर्फ एक कम्युनिटी को नहीं, सारे बंगाल में रहने वाले लोगों को किस तरीके से फ़ायदा हो सके, दीदी इसको सामने रख कर काम कर रही हैं। और यही हम लोगों को जाके याद दहानी कराते हैं। और इसी का रिज़ल्ट जो आप देख रहे हैं इलेक्शन में कि अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। 2022 देखा जा रहा है कि 2024 को देखते हुए 2022 का इलेक्शन जो कि 5 स्टेटों में अभी लड़ा जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे फ्रंट में है, जहां कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियन की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से कि ये सेमीफाइनल है। क्या लगता है सर, जिस तरह से सीएम ममता बनर्जी को अखिलेश ने यूपी के लिए मधु किया, इनवाइट किया उनके इलेक्शन के कैंपेनिंग के लिए, क्या लगता है आपको 2024 के लिए क्या होने वाला है? देखिए, एक निज़ाम जो इस वक्त दिल्ली से चलाया जा रहा है, ये जो हमारे सेकुलर माइंडेड लोग हैं हमारे मुल्क में, ये समझ रहे हैं कि वतन को किस तरफ लेके जाने की कोशिश हो रही है। वाहिद ममता बनर्जी ऐसी हैं जिन्होंने इस बात को कहा भी है और ऐलानिया तौर पे कहा है कि मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ, अपने वतन को खूबसूरत और आगे लेके जाने के लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी पार्टियाँ हैं जो पूरे हिंदुस्तान को एक कलर में रंगने की कोशिश कर रही हैं। वो पूरे हिंदुस्तान को एक संविधान में चेंज लाने की कोशिश कर रही हैं। और इसके लिए उनके बड़े बड़े मंत्रियों ने भी ऑफिशियली और अनऑफिशियली भी ये ऐलान किया है कि हम जब पावर में आएंगे 2024 के बाद दोबारा जब हम आते हैं तो हम इस देश को जो है हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके जाएंगे या बनाएंगे, लोगों से वोटिंग का अधिकार ले लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं फिजाओं में, लोग समझ रहे हैं। तो एक तरफ जो है बीजेपी पूरी ताकत लगाई हुई है और हेट्रेड, लोगों के अंदर नफरत डालो और राज करो, इसकी नीति अपनाई हुई है। दूसरी तरफ ऐसी सेकुलर पार्टियां हैं जो कि हिंदू मुसलमान नहीं, डेवलपमेंट की बात कर रही हैं। हमारी दीदी ने उसी को वोट करने को कहा है जो समाजवादी पार्टी है यूपी में, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश जी जो हैं वो अभी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने उसी को सपोर्ट किया है कि आप वहाँ के आवाम से कहा है आप लोग सेकुलर माइंडेड जो पार्टी है अखिलेश है उसके तरफ आइए, उनको वोट कीजिए, ताकि आने वाले 2024 में एक बहुत अच्छी सरकार हम हिंदुस्तान को दे सकें। ममता बनर्जी की ये कोशिश कि मुल्क में सेकुलरिज्म और तमाम कम्युनिटी मजहब के लोग एकजुट रहे, क्या लगता है कि 2024 को देखते हुए ममता बनर्जी जो उत्तर प्रदेश में विजिट की हैं और ममता बनर्जी ने जिस तरह से अखिलेश कुमार के साथ मिलकर उसके स्टेज से ये अपील की है कि आप फिरका पर ताकतों को वोट ना दें, अखिलेश को वोट दें, और जिस तरह से देखा गया कि कोविड-19 में लाशों को जिस तरह से दरिया में बहाया गया और रातों रात जलाया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे अनवर हुसैन पासा? देखिए, जो इनके मुखिया हैं ना, जो इस वक्त गद्दी में बैठे हुए हैं, जनाब नरेंद्र मोदी साहब, ये हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। वो तो कहते हैं कि इन लोगों को कपड़ों से पहचानो, वो लोगों से कह रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट करो, फ़र्क करो, आपस में फ़र्क करो, पहचानो कि ये लोग कौन है। आपको शायद याद होगा यही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कहा मुसलमानों का मुकाबला कुत्ते के बच्चे से किया था। जब उनके गाड़ी के नीचे उन्होंने कहा था कि कुत्ते का बच्चा भी आ जाए, तो यानी वो मुसलमानों को कुत्ते का बच्चा भी कहते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा हरकत उन्होंने नहीं करी है जहां पर उन्होंने मुसलमानों के ऊपर, जो कि उन्हीं के हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में हम सब रहते हैं, ये उनका भी हिंदुस्तान है, हमारा भी हिंदुस्तान है, लेकिन ये तफरका डाल रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर होकर वो आदमी ऐसी करने की हिमाकत कर रहा है तो पूरी पार्टी उस नहज पे चल रही है। आज के डेट में जो उन्होंने माहौल बना दिया है, टोटली विभाजन करो और हुकूमत को हासिल करो। एक बात पूछना चाहूँगा पासा साहब, चूँकि आप माइनॉरिटी सेल के स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के जनरल सेक्रेटरी हैं, पीएम मोदी का ये बयान के कपड़ों से पहचानो, अभी हाल फिलहाल देखा गया है, कुछ ही दिन हुए हैं, कर्नाटक स्टेट में मुस्कान खान जो कि अपने कॉलेज में असाइनमेंट जमा करने जाती है और संघीय ग्रुप फिरका परस्त ताकतों का, जो कि बच्चियाँ हिजाब लगा कर रहती है मुस्लिम कम्युनिटी की, और वो जब जाती है असाइनमेंट जमा करने के लिए तो वहाँ से एक स्लोगन लगाया जाता है, जय श्री राम जय श्री राम, जिस पर मुस्कान खान जो है वो अल्लाह अकबर का नारा लगाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिजाब को देखकर जिस तरह से स्लोगन लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलकर फिरका परस्त ताकतों ने इस नफरत को फैलाने की कोशिश की है। देखिए, हमारा जो प्रीएम्बल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, वो क्या कहता है, ये बीजेपी वाले कम से कम वो पढ़ लें।
वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। ये सबकी बात कर रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन इनके समझ में आता नहीं है। यहाँ से ये जो है ये एक अजीब तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं जिसमें जो है एक ही तरह के लोग एक ही तरफ यूनिफॉर्मल रहें, सभी एक ही जैसा रहें। तो मुस्कान बच्ची ने जो किया वहाँ पर वो तो तारीफ़ का काबिल है। मैं इसलिए कहूँगा कि अकेली थी वो और दूसरी तरफ जो है वो सारे अनासिर थे वहाँ पर जो एक ख़ास क्रम का गेरुआ लिबास पहने हुए थे। उन्होंने आकर जब उन पे जो है नारेबाजी करनी शुरू करी थी, इस बच्ची ने उसी अंदाज में उनको जवाब दिया और उसका जवाब वही होना चाहिए था जिसमें उसने जवाब दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि इसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं ये पूरी तौर पे सियासत की जा रही है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और ये सारी हरकत कराने के पीछे भी बीजेपी का हाथ है। ये पब्लिक को समझना पड़ेगा, आवाम को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से इसको हाईलाइट किया जा रहा है और कुछ हमारे भाई भी जो हैं वो भी समझ नहीं पा रहे हैं मामले को, क्योंकि बीजेपी जो चाह रही है एग्जैक्टली ये लोग भी वही कर रहे हैं। ये मॉब की शक्ल में निकल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं, गोदी मीडिया ने इसको हाथों हाथ लिया, दिन रात वो हिजाब पे चर्चा कर रहे हैं, हिजाब पे चर्चा कर रहे हैं। जवाब जो देने वाले लोग हैं वो तो दे ही रहे हैं और बाकायदा हमारे हिंदू भाइयों ने उसका बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है जो तारीफ़ का काबिल है। हमारी जेएनयू की हमारी बहनें जो हैं वो जवाब दे रही हैं, जो हिजाब नहीं पहनती हैं वो हिजाब के फेवर में बोल रही हैं कि क्यों नहीं। वहाँ तो शुरू से तो बच्ची खुद कह रही कि हमने अपने एल्डर्स हमारे जो पास आउट कर चुके हैं वो भी यहाँ जब हिजाब से ही आती थी, अचानक से इनको क्या हो गया कि अचानक से एक दिन जो है वो हिजाब पे रोक लग गई। एक सवाल पूछना ये चाहेंगे यहाँ पर आपको रोक के पासा साहब, कहीं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को देखते हुए तो ये बीजेपी की आईटी सेल या अदर जो दूसरी फिरका परस्ती पार्टी एक नफरत का माहौल गर्म नहीं करना चाह रही है? जी वही बात मैं बता रहा हूँ कि ये सारा जो एपिसोड खड़ा किया जा रहा है, इशू खड़ा किया जा रहा है, ये बीजेपी का प्लांटेड है। आप सोचिए ना कि वो बच्ची जब वहाँ से स्कूटी से उतर कर आ रही है तो जाहिर बात है उसके साथ कोई नहीं था। वो वीडियो कौन बना रहा था? वो वीडियो जो बनाते हुए चल रहा है और उस वीडियो को बनाने वाला वो लड़का, वो आदमी कौन था जिसने उसको वायरल करवाया? जाहिर बात है बच्ची के साथ तो था नहीं, वो इन्हीं लोगों के साथ था, वो गेरुआ वस्त्र वालों के साथ था। वो डाला गया ताकि मुसलमान जोश में आ जाए, मुसलमान जो है सड़कों पे निकल पड़े, इसको लेके चीखने चिल्लाने लगे और यही चीज़ वो यूपी में इस्तेमाल करना चाह रही था कि वहाँ पर मुसलमान हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको दिखाना चाहे कि देखो मुसलमान ऐसे होते हैं, ज़रा से कुछ बोलो तो निकल कर आ जा रहे हैं, क्या गलत बात हुई। अच्छा, एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि स्कूल के एडमिन का वहाँ पर वो देखा जाए तो मैंने सिक्योरिटी की भी लैप्सेस है, क्योंकि मुस्कान खान जैसा बता रहे कि ये सब स्कूल के ही स्टूडेंट्स नहीं थे, इसमें बाहरी भी थे, जबकि वीडियो में दिखाया गया कि बाहर के लोग अपने जो है जो गिरवा वस्त्र पहने हुए थे वो बाहर में किसी दूसरे जगह पर बागान वगैरह में दिखा रहे वो खोल कर रख रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि यूएनआई की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ यूएनआई की। यूएनआई, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रखी गई थी, वीडियो बनाने की पूरी तैयारी थी, वो सारे कपड़े, वो टोपियाँ, वो सारी चीज़ें वो लेकर आकर पहले से रखे हुए थे। जैसी वो बच्ची घुसेगी, इससे पहले भी 2 बच्चियाँ गई थी, उनके साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। इस बच्ची ने रिटेलिएट किया, इस बच्ची ने जवाब दिया, जैसे ही जवाब दिया उसका वीडियो बना लिया गया और उस वीडियो को मतलब इतना ज़बरदस्त तरीके से सर्कुलेट किया गया ताकि इसका इफेक्ट मुसलमानों पे पड़े और मुसलमान जो है सड़कों पे उतर जाएं और हंगामा करना शुरू कर दें। इसीलिए मैं कहता हूँ उसमें तहम्मुल रखना चाहिए, इसमें सब्र कीजिए। देखिए इसका जवाब वो नहीं है जो आप कर रहे हैं। आप आंदोलन कीजिएगा, सड़कें रोकिएगा, सड़कें जाम कीजिएगा, इससे होगा क्या? इससे वही होगा जो बीजेपी चाह रही है। बनिस्बत आप ये करें कि अगर वो चीज़ आपको लग रही है कि सही है तो जो है आप उसको प्रमोट करें। देखिए इनको प्रॉब्लम नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से नहीं है, इनको प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से है। अगर दाढ़ी वाला एयरपोर्ट जाता है तो उसको रोक लेंगे पहले, अगर हिजाब वाली कोई जाती है तो उसको रोक लेंगे पहले। क्यों? उनको डर है कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, ये हमारे लिए खतरा है। तो कल अगर 10 बच्चियां हिजाब पहन रही थी तो अब 20 बच्चियां हिजाब पहने। यहाँ पर एक सवाल हम ये करना चाहेंगे, जिस तरह से मोदी जी ने पिछले दिनों फॉरेन कंट्रीज़ की जितनी ट्रिप की है, जितना दौरा किया है, क्या लगता है इस तरह से
किसी भी मज़हब के लोगों के ड्रेस से पहचानो, और ये जो हिजाब को लेकर आज ये हिजाब का मुद्दा सिर्फ हिंदुस्तान का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे बर्निंग टॉपिक्स पूरे वर्ल्ड में ये देखा जा रहा है। बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज जैसे चाइना है, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं देश की छवि खराब नहीं हो रही है? देखिए वही बात है कि ये हरकत इन्होंने जो करी थी इसमें तो मेरे मुल्क का ही नाम खराब हुआ ना। देखो हिंदुस्तान को लोग बड़े अच्छे नज़र से देखते थे, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और ये इस बाग में हर किस्म के फूल आपको मिल जाएंगे। यहाँ गुलाब मिलेगा, गेंदा मिलेगा, यहाँ चमेली मिलेगा, हर किस्म के फूल यहाँ मिलेंगे। लेकिन पाशा साहब, हुकूमत की जानिब से कोई भी सख्त कदम अब तक क्यों नहीं उठाया गया, ये मैं पूछना चाहूँगा, तो आप क्या कहेंगे? वही बात मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे जहाँ पनाही जब बैठ के वहाँ फरागत दे रहे हैं, हरिद्वार में जब संसद कायम की जाती है, वहाँ से एक पूरे कम्युनिटी को ख़त्म करने का ऐलान किया जाता है, उसके 4-5 दिन बीतने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। ऐसे कितनी चीज़ मैं गिनाऊँ आपको कि जो मुसलमान पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ किया जा रहा है और उस पर जहाँ पना कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। यानी वो स्वीकृति है, मौन स्वीकृति है कि आप चलते रहिए, यू आर ऑन द राइट पाथ, ये मौन स्वीकृति दी जा रही है। इसीलिए तो ये लोग इतने बढ़ रहे हैं, नहीं तो इनकी औकात क्या, इनकी हैसियत क्या और इनकी तादाद क्या है। अभी यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपके कि अपोजिशन कितना जिम्मेदार है? आप जो अपोजिशन अपनी सही प्रोटेस्ट की शक्ल में नहीं लाकर, जिसके वजह कर एक मेजोरिटेरियन जो पार्टी है वो इतनी आगे बढ़ रही है, अपोजिशन कहीं ना कहीं अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत के लाएअमल को देखते हुए हुकूमत किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मुल्क में बरकरार रखना चाहिए, उस पर कोई कदम उठाए। देखिए अपोजिशन का काम जो है अपोजिशन कर रहा है। देखिए अपोजिशन तो ये सब चीज़ को लेके मैं तो कहूँगा, मेरी पर्सनल ये राय है कि सिर्फ पॉलिटिक्स जो है डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए, और लोग समझ रहे हैं क्योंकि अब लोग भी तंग आ चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए ना कि इतने ज़्यादा तादाद में लोग जो है समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? कि वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि अपने भाई लोगों को खाना है, लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को पढ़ाई चाहिए, न कि ये सब बेफजूल की बातें आपस में दो डिवीज़न कर दो। देखिए यही चीज़ तो हिटलर ने किया था। हिटलर ने वहाँ पर पेट्रियटिज्म का नारा जो लगाया था, लगाकर उसने क्या करा था कि वहाँ के रहने वालों को यहूदियों के खिलाफ भड़काया, एक ऐसे तादाद तैयार करी, उनके अंदर इतना जहर भर दिया गया कि यहूदियों को वहाँ जला दिया गया था, बाकायदा गैस चैम्बर में डाल के मार दिया जाता था। वही चीज़ रवांडा में हुआ, वहाँ प्रमोट किया जा रहा था, एक दिनों को गुस्सा फूटा। इसी तरीके से जेनोसाइड वॉच जो अभी एक कैलिफोर्निया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो वॉच पे रखा हुआ है, वो देख रहा है, वो कह भी रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है हिंदुस्तान में एक मैसाकार हो जाए। अच्छा पाशा साहब, में एक सवाल मेरा ये होगा आपसे कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने अभी उत्तर प्रदेश का विज़िट की है, क्या लगता है इनके वहाँ विजिट करने से, इनके कंपेनिंग से, जिस तरह से बंगाल में देखा गया कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, क्या उत्तर प्रदेश में कितना असरअंदाज होगा? देखिए उत्तर प्रदेश में हमारे अखिलेश यादव जी और अलायंस जो उनके साथ आए हैं पार्टी, ये तो सरकार बना रहे हैं और हमारा दीदी का पूरा सपोर्ट है उनके साथ, क्योंकि इलेक्शन के बाद भी जो है हम जब यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो बाकायदा उत्तर प्रदेश से हमारे पास इतने कॉल आते थे, इसलिए आते थे कि उनको इतनी खुशी होती थी कि वाकई में आपकी दीदी ने मोदी को हरा दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। तो वो दीदी की मुबारकबाद हमको देते थे कि मुबारक हो, आपके पास तो दीदी हैं। आज वही दीदी उत्तर प्रदेश में जाकर ऐसे शख्स के साथ कंधे पे हाथ रख रही हैं जिनका नाम अखिलेश यादव है, और वो भी उसी नहज पे चल रहे हैं कि वो भी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी अपने सूबे को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर बात है पब्लिक वही चीज़ चाह रही है, और वही चीज़ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जब ये पावर में आती है समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस, तो जो है पब्लिक की जो डिमांड है, ख्वाहिशें हैं, वो पूरी करेंगे। सर आपकी एक अच्छी पकड़ है सियासत में, तो क्या कहना चाहेंगे? AIM भी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ रही है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, क्या लगती है कितना असरअंदाज होगी? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, अभी हिजाब का मामला उठाया जा रहा है, ये बाकायदा इसलिए उठाया जा रहा है कि ऐसी जो सेंटीमेंट को लेके जो पार्टियां वहाँ पर गई हुई हैं उनको फ़ायदा हो। जब उनको फ़ायदा होगा तो जाहिर बात है समाजवादी पार्टी से कट के ही जाएंगे लोग उस तरफ, तो ना वो जीत पाएंगे ना ये जीत पाएंगे, बीच में से बीजेपी अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी सेंटिमेंटल इशू को लेकर जो है, मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहूँगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में संविधान है और संविधान हमको पूरी इजाज़त देता है। अगर आपको हिजाब पहनने की इजाज़त कौन दे रहा है?
रिलीजन प्रैक्टिस करने के, प्रोपोगेट करने की इजाज़त कौन दे रहा है? आप प्रचार भी कीजिए, प्रसार भी कीजिए, आप अपनी दीन की तबलीग भी कीजिए। हमारा संविधान जो है इसकी इजाज़त देता है। आपको घबराने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास संविधान है, भौंकने दीजिए कुत्तों को जितना भौंकते हैं। आप तो जो बच्चियां हिजाब 10 बच्चियां पहन रही थी, मैं तो कहूँगा 20 बच्चियां पहने हिजाब और जाएं। तो हमको पूरा आस्था भरोसा रखना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास संविधान है। हाँ, इसको तब्दील करने के लिए कोशिश की जा रही है। तो आप बड़ी सिनेरियो को देखो, अगर आप इस पार्टी को ही पूरे मुल्क से आप शून्य कर देते हो, बीजेपी का अगर खात्मा कर देते हो, तो हमारा मुल्क तो बहुत अमन पे आ जाएगा, ये सारे झमेले ख़त्म हो जाएंगे, फिर डेवलपमेंट की बात होगी। लेकिन अभी जब तक ये लोग हैं, ये लोग काबिज होने, क्योंकि इनके पास दौलत है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी कहलाते ही है अपने आप को, इनके पास ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है दौलत का, ये ख़रीद लेते हैं लोगों को, लोगों का मुंह बंद करा देते हैं। जब इनकी हार होगी तो ये समझिए फिर हमारा हिंदुस्तान आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। अभी एक जगह पॉज पे खड़ा हुआ है, बल्कि मैं तो कहूँगा पीछे जा रहा है, क्योंकि ये पार्टी जो है ना, लुकिंग ग्लास, पीछे वाला जो लुकिंग ग्लास होता है ना, मिरर, उसको देख के आगे बढ़ते हैं, ये पीछे देखते हैं। हमको आगे देखने की ज़रूरत है, हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है। और हिंदुस्तान जैसा मुल्क एक दिन सोने की चिड़िया बनेगा, और इसको सोने की चिड़िया बनाने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको आना पड़ेगा। अलग अलग मज़हब तो ज़रूर हैं, अलग अलग अक़ीदे तो ज़रूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिए, पहली बात देखिए, जब आज़ादी हुई, आज़ादी में जितने भी उलमा कुर्बान हुए माशाल्लाह, उन्होंने ये क्या कहा था, उन्होंने कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद होगा। ये जो 72 हुरों की बातें करते रहते हैं ना कि 72 हुर जिहाद में, हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अगर शहीद हो जाओ तो इंशाअल्लाह ताला जन्नत में वो सारी चीज़ें मिलेगी, अल्लाह देगा। किसके लिए शहीद हो रहे थे? अपने वतन को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए वो लोग शहीद हो गए। 5000 उलमाओं को जो है वो जीटी रोड पे फांसी दे दी गई थी। कहीं कोई नामो निशान नहीं है, कहीं कोई तज़किरा नहीं है, जैसे कि मुसलमानों ने कुछ किया ही नहीं उस मुल्क के लिए, सब कुछ ख़त्म कर दिया। उसके बाद भी आज जो है मुसलमानों को देखते हैं और जो है उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि यहाँ क्यों, हमने थोड़ी कहा था, वो तो जिन्ना ने अपना इसको अलग कर दिया। अबुल कलाम आज़ाद साहब तो हमेशा कह रहे थे कि नहीं, हम इसी वतन में रहेंगे, ये हमारी मिट्टी है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने। आप गलती कर रहे हो जिन्ना साहब, ऐसा मत करो। आखिर उन्होंने वैसा ही किया, एक मज़हब के नाम पे देश बना लिया, इस्लाम के नाम पे बना। कहाँ इस्लाम? पाकिस्तान में इस्लाम कहाँ दिखाई देता है? आज देखिए पाकिस्तान, उससे अच्छा तो माशाल्लाह हमारा हिंदुस्तान है। सबसे ज़्यादा अल्लाह के वली हमारे हिंदुस्तान में इस पर सोए हुए हैं, सबसे ज़्यादा मस्जिदें हमारे हिंदुस्तान में हैं, सबसे ज़्यादा दरगाहें हमारे हिंदुस्तान में हैं, सबसे ज़्यादा नमाजी भी तादाद में देखोगे तो हमारे यहाँ मिलेंगे, हिंदुस्तान में मिलेंगे। पाकिस्तान के पास क्या है? ये लोग क्या करते हैं, घूम फिर के पाकिस्तान दिखाते हैं हमको, पाकिस्तान से हमारा मैच कराते हैं। अरे भैया, हमारा डीएनए यहीं का है। हाँ, ये जो बोलते हैं ना कि डीएनए का, हम तो बोलते हैं कि डीएनए हमारा यहीं का है। हमने अपनी इबादत का तरीक़ा बदला, हम बुत परस्तिश नहीं करते, हम एक खुदा की इबादत करते हैं, एक अल्लाह को सजदा करते हैं, बस। इसके मतलब कि हम अलग हो गए? तुम्हारा और हमारा डीएनए तो एक है। उपासना पद्धति अलग होने से हम अलग नहीं हो सकते हैं। उपासना पद्धति अगर अलग हो जाती है, इबादत का तरीक़ा अलग हो जाता है, तो उससे हम में डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। यही बात तो मैं अपने आरएसएस बीजेपी वाले भाइयों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पे क्यों लड़ रहे हो? हमको तो भुखमरी से लड़ना है, हमको जो है बेरोज़गारी से लड़ना है। मुद्दे तो हमारे पास बहुत है लड़ने के लिए, लेकिन ये जो हुकूमत है, ये लोगों के जहन में अपना गोदिया मीडिया चला कर, और इनके जो 2% वाले जो IT सेल हैं, उनमें जो है लोगों के दिमागों में इतना कचरा भर दिया है कि अब वो कचरा निकलना मुश्किल हो रहा है। बादशाह साहब, आप देश की आवाम से क्या कहना चाहेंगे ताकि ये नफ़रत का माहौल पूरे मुल्क में ख़त्म हो जाए और मोहब्बत का माहौल कायम रहे? मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि देखिए, हमारा मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है, और यहाँ पर बर्फ़ भी है, यहाँ समंदर भी है, यहाँ रेगिस्तान भी है, यहाँ पर जंगल भी हैं, यहाँ हर तरह के फल मिलते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं मिलती है? तो हिंदुस्तान को तो अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है। आइए हम आप सबको ही मिलकर अपने हिंदुस्तान को एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाएं, और उसको खूबसूरत बनाने के लिए पहली बात तो ये होगी, जो सियासत यहाँ हो रही है, जो पॉलिटिक्स हो रही है, जिनके हाथ में पावर आती है, गलत लोगों के हाथ से पावर आप लोग छीनिए, अच्छे लोगों को पावर में बैठा लिए, ताकि वो हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता बनाए, हिंदुस्तान को
वाकई में सोने की चिड़िया बनाए और पूरी दुनिया देखेगी। इंशाल्लाह वो दिन आएगा जब हमारा हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर हुसैन पाशा साहब। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अनवर हुसैन पाशा साहब, जो कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बातें रखी। आप बने रहें हमारे चैनल द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।